हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें, तो वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके अंदर टॉपिक है अपने पास में एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के सहारे हम उस चीज को समझ सकते हैं, उसको हम देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बिना आपका ज्यादा समय लिए आपको लेकर के आते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के एक बेसिक डायग्राम के ऊपर। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्वार्ट्ज का फिल्टर मैं बना दूंगा आप लोग के लिए। उसके बाद एक फोटो सेंसिटिव प्लेट यहाँ पे होती है। अब एक सुटेबल इंटेंसिटी, एक सुटेबल रेडिएशन आती है। ठीक है, सुटेबल रेडिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करिए ना, उसकी जो एनर्जी है वो मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, इन अदर टर्म्स मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करिए ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मैंने यहां पे जिक्र किया है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, लेकिन इस बार भी आपको बताना तो बनता है, बिकॉज कई बच्चे क्या होता है कि बीच वाले वीडियो स्किप करके सीधे इस वाले वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि किसी गिवन मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है 100 जूल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, डेटा स्पेसिफिक रहना। मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है? 100 जूल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 जूल से ज्यादा की एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक करवाऊंगा ना, तभी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे। अगर 100 जूल से कम की एनर्जी मैंने स्ट्राइक करवाई है तो फिर मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते। आई मेरी बात समझ में? तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या हो जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसका दूसरा मसला क्या होता है, एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए किसी गिवन मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फॉर एग्जांपल किसी भी मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 50 हर्ट्ज का रेडिएशन जाकर के स्ट्राइक करेगा, तब जाकर के मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम का अगर रेडिएशन सोर्स है आपके पास में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कायदे से बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? सर बाकायदा पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना वो मैं आपको बना करके दिखाता हूं। तो बेसिकली इवैक्यूएटेड ट्यूब रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम ये ट्राई करते हैं कि अंदर एयर के पार्टिकल्स भी ना हो, है ना, क्योंकि क्या है बेसिकली यहां से जो ट्रांसमिशन होना है वो इलेक्ट्रॉन्स का होना है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट पार्टिकल होते हैं, बहुत ही हल्के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एयर के मॉलिक्यूल्स भी इसमें होंगे ना तो दे आर ऑल्सो पोटेंटिव इनफ टू डिफ्लेक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई रास्ता एकदम खाली होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो निकले वो इत्मीनान से यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज इवैक्यूएटेड चैम्बर। अब जरा यहां पे अपन गौर करना स्टार्ट करते हैं कैसे होगा इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब बना रहे हैं अपन, इवैक्यूएटेड ट्यूब बना दिया अपन ने इसको। ठीक है, ओके सर, डन डन डन। ठीक है, अब क्या होता है ना, यहां पे मैं थोड़ी सी इसको ओपनिंग दे देता हूं। मैंने यहाँ पे इसको चलो थोड़ी सी क्या ओपनिंग दे के रखी हुई है, और यहाँ पे अपने पास में एक मेटल प्लेट लगा देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर अपने पास में एक क्या है सर, मेटल प्लेट यहाँ पे लगा दिया, और एक मेटल प्लेट अपन ने चलो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको अपन बोलते हैं एमिटर प्लेट, क्योंकि ये एमिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसको बोलते हैं अपन कलेक्टर प्लेट, बिकॉज वो रिसीव करने वाला है, कलेक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ओके सर, डन। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसको अपन ने थोड़ा सा क्या ओपनिंग दे के रखी है, और इसको अपन बोलते हैं क्वार्ट्ज फिल्टर। एक तरह का शीशा है ना, यहाँ से रेडिएशन आकर के स्ट्राइक कर सकती है। तो इसका जो नामकरण होगा ये बेसिकली क्या होगा सर, क्वार्ट्ज फिल्टर। इसको अपन क्या बोलेंगे सर, दिस इज नथिंग बट क्वार्ट्ज फिल्टर। ठीक है,
ये जो है ना ये है क्वार्ट्ज फिल्टर। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद ये अपने पास एमिटर प्लेट है, ये अपने पास में कलेक्टर प्लेट है। अब उसके बाद यहाँ से ज़रा गौर फरमाएंगे, ये निकाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये निकाला इसको ऐसे करके, ठीक है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर हम एक और सेटअप बनाते हैं, ठीक है। इस सेटअप में क्या होगा सर, इस सेटअप में हमारे पास में एक रियोस्टेट नाम की वस्तु होगी, ठीक है। समझते हैं आप रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज द वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट इज द वेरिएबल रजिस्टर। अब क्या होगा सर, यहाँ पे ना इसको अपन पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे देंगे नेगेटिव, यहाँ पे देंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो सेल कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी बन चुका है यहाँ पे। अभी मैंने अपने हाथ में इसकी हैंडलिंग रखी है, जब मुझे एक्टिवेट करवाना होगा मैं स्विच को ऑन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं इसको जोड़ सकता हूं, तो ये भी एज अ स्विच ही काम कर रहा है, ये भी एज अ स्विच ही काम कर रहा है, ठीक है। और इसको भी अपन एज अ स्विच ही काम करवा रहे हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पे जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसको मैं यहाँ पे जो है ना अटैच कर दूंगा, या फिर मैं इसको हल्का सा ऐसे ऊपर ही बना दूं क्या, तो वुड बी वेरी गुड, दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे रखा है, अब मैं इसको कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। और फिर वायर तो यहाँ पे जुड़ ही जाएगा, ठीक है। अब सर इसके लिए अपन क्या करने वाले, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। इसके लिए ना अपन वायर का सेक्शन लेंगे यहाँ से, इसके लिए अपन वायर का सेक्शन लेंगे यहाँ से। नोड नहीं बनाना है, नोड मतलब वायर्स को अपन को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ये अपन ने बनाया इसका जंपर, क्या बनाया है, जंपर, मतलब ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो वायर है ना वो इस वाले वायर के ऐसे ऊपर से जंप आउट कर चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये इसको अपन ने यहाँ पे ला करके जोड़ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, अभी ये सेटअप तो पूरा तैयार हो चुका है। अब ये स्विचेस को मैं जोड़ दूंगा तो ये सर्किट पूरा काम करना शुरू कर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको अपन ने अभी क्लोज कर दिया है, तो फिर ये यहाँ से पूरा एक्टिवेटेड हो चुका है, ठीक है। नाउ ये अपने पास सेंट्रल पोटेंशियल है ना। अब ये राइट वाले साइड में क्या होगा सर, राइट वाले साइड में होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये देखिए ये जो हिस्सा है ना ये इस तरफ है, और ये अपने पास सेल कॉम्बिनेशन था, तो राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाले में डोमिनेंस इसका होगा, ठीक है। तो वी कुड से कि राइट में हायर पोटेंशियल है और लेफ्ट में कैसा है सर, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। हायर पोटेंशियल कहने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि साइन कन्वेंशन वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव साइन, ठीक है। और लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होता है कि साइन कन्वेंशन वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव साइन, ठीक है। चलिए अब जरा गौर फरमाते हुए चलेगा बहुत ही इत्मीनान से। तो यहाँ पे क्या है सर, इसकी वजह से आ जाएगी नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ना ये अपने पास कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा, ठीक है। इस प्लेट के पास में चार्ज क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वाले प्लेट को अपन क्या बोलते हैं सर, एमिटर प्लेट। इस वाले प्लेट को अपन क्या बोलते हैं सर, एमिटर प्लेट कहते हैं। इस वाले प्लेट को अपन कहते हैं एमिटर प्लेट, और जो ये वाला प्लेट है ना इसको अपन कहते हैं कलेक्टर प्लेट, ठीक है। ये वाला जो प्लेट है सर इसको अपन कहते हैं कलेक्टर प्लेट। तो एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट, ये सारी बातें पूरी क्लियर हो गई है क्या सर? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट की बातें, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही एक सुटेबल रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यार से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई सुटेबल रेडिएशन आकर के इस पे स्ट्राइक करेगी, तो सुटेबल रेडिएशन का मतलब वही वाली बात है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल प्लेट की क्या बोलते हैं, मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट था, इसका ज़रा अपन को थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर दूं क्या, ठीक है, इसको हटाओ बेटा यहाँ से। ये अपने पास में कलेक्टर प्लेट था सर, दिस वॉज द कलेक्टर प्लेट, ठीक है। अब ये क्या है कि एक सुटेबल रेडिएशन आकर के स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, इसको अपन बोल देंगे सुटेबल रेडिएशन। सुटेबल रेडिएशन इज इंसिडेंट, इसको अपन क्या बोल देंगे सर कि एक सुटेबल रेडिएशन मतलब इसकी जो एनर्जी है वो मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, वो आकर के स्ट्राइक करती है। तो अब सर यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कितनी प्यारी बात है, ये वाला साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इटसेल्फ इज बेसिकली नेगेटिव, ठीक है। तो जो एमिटर प्लेट है वो नेगेटिव है और जो कलेक्टर प्लेट है वो बेसिकली क्या है सर, पॉजिटिव है। तो जैसे ही सुटेबल रेडिएशन आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ना, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का सर यहाँ से क्या है, निकलना शुरू होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना ऐसे करके इस तरफ करके इस तरफ करके निकलना शुरू हो चुका है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का। बोले हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो बेसिकली कौन कैच करने वाला है उसको? सर यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट है ना वो कैच करने वाला है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात समझ में आ गई है? तो ये जो अपन ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना करके रखा है ना, दिस इज बेसिकली, देखो इसको मैं जोड़ दूंगा, इसको मैं इवेंचुअली जोड़ने ही वाला हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको इवेंचुअली जोड़ दूंगा, तो लेट मी पुट इट लाइक दिस। ये डॉटेड क्या शो कर रहा है कि दिस बेसिकली एक्ट्स एज अ स्विच। ठीक है, ये एक्ट करता है एज अ स्विच। अभी जोड़ दिया है, बाद में चाहो तो निकाल भी सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी स्विच है और मेरे पास यहां पर भी स्विच है, तो मेरे पास यहां पे दो कंट्रोल पॉइंट्स है। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए मेरे पास यहाँ पे कुल मिलाकर के दो कंट्रोल पॉइंट्स है। तो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार जानदार तरह से बैठ गई है? यस सर, बिल्कुल जानदार शानदार तरह से बैठ गई है। ठीक है, पक्की बात है? यस सर, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ना जरा बात कर लेते हैं। पहली बात तो अपन जरा एक बार बात कर लेते हैं इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे आ जाओ कि व्हाट बेसिकली मीन्स बाय इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी। डाल दो इसमें हेडिंग बेटा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए मेरी बात समझते हुए चलेगा, मैं जिस सोर्स ऑफ रेडिएशन को यूज करूंगा वो सुटेबल ही है। ठीक है, मैं सुटेबल सोर्स ऑफ रेडिएशन को ही यूज करूंगा। मतलब हमारे दिमाग में फिर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि क्या सर ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। अरे बिल्कुल निकाल पाएगा। जो मैं सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज कर रहा हूं ना, जो मैं सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज कर रहा हूं ना, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अपने पास में कोई मेटल प्लेट है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में कोई ये मेटल प्लेट है और मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ रेडिएशन एक टॉर्च है। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ये एक टॉर्च है। ठीक है, मेरे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ये एक टॉर्च है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस, ये अपने पास वही नॉर्मल टॉर्च है। ठीक है, तो कंपनी जो भी है उसकी सेम कंपनी का टॉर्च या सेम टॉर्च ही ले आओ, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, चेंजेस भी मत करो, वही सेम मेटल प्लेट है, सेम मेटल प्लेट सेम टॉर्च। लेकिन इसमें सीन क्या हो रहा है ना कि इस बार टॉर्च जो है वो पास में आ गया। इस बार सीन क्या हो रहा है सर कि जो टॉर्च है ना सर वो पास में आ गया। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि जैसे आप टॉर्च को पास लेके आओगे, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली यहां से निकलते हैं फोटॉन्स। क्या निकलते हैं? फोटॉन्स। प्लैंक ने ये कहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने ये कहा था कि जब भी कोई लाइट सोर्स को ऑन करते हो ना, तो आप उसको ऐसे इमेजिन मत करो, आप उसको ऐसे इमेजिन मत करो कि लाइट पूरे वेव के फॉर्मेट में निकल रही है। ठीक है, प्लैंक ने ये कहा था कि आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि ना छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज निकल रही है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये वाला टॉर्च का सोर्स मैंने ऑन करके रखा है, ठीक है, तो यहां से ना पूरा वेव नेचर में इसको इमेजिन मत करो, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि लाइट की जो एनर्जी निकल रही है ना वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है और हर उस पैकेट को फोटोन कहा गया था। क्या कहा गया था सर? फोटोन कहा गया था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है, हमेशा के लिए मैंने फिक्स कर दिया है। मान लो वर्क फंक्शन, मेरे सारे एग्जांपल्स में वर्क फंक्शन कितना है? 100 जूल है। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है और इसकी जो एनर्जी है ना वो है 120 जूल। ठीक है, इसकी एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो ये कहलाएगा एज अ सुटेबल सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। जैसे मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी 120 जूल की है ना, तो ये जो सारे फोटॉन्स निकलेंगे ना इसके, वो सारे फोटॉन्स की, वो हर एक पैकेट ऑफ फोटॉन जो, मतलब हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है ना, हर फोटॉन जो है ना उसकी एनर्जी कितनी रहेगी सर? 120 जूल्स के बराबर। भाई पैकेट ऑफ एनर्जी या फोटॉन एक ही बात है। ठीक है, फोटॉन जो निकल रहा है ना उसको ऐसे इमेजिन करो, एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकली है। ठीक है, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को अपन कहते हैं फोटॉन। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये ना सारे के सारे फोटॉन जो निकलते हैं ना, वो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? हर फोटॉन की एनर्जी होगी 120 जूल के बराबर। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि एक फोटॉन गया और एक फोटॉन ने यहाँ पे जाके स्ट्राइक करा, इसका वर्क फंक्शन तो सिर्फ 100 जूल था। अगर इसका वर्क फंक्शन 100 जूल था ना, तो जो फोटॉन आकर के स्ट्राइक कर रहा है वो तो 120 का था, तो 120 में से 100 जूल से इसका वर्क फंक्शन ओवरकम हो जाएगा और बाकी जो 20 जूल की एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की। आगे मेरी बात समझ में? तो इसका वर्क फंक्शन मैं इसको लिख देता हूं कि आई एम टेकिंग इट्स वर्क फंक्शन एज 100 जूल। ठीक है, ये मैं अपने हर एग्जाम्पल में कांस्टेंट रखता हूं। ठीक है,
और मेरा जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है इसके एनर्जी में कितनी रखता हूं सर, 120 जूल। ठीक है, मेरा जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है इसकी मैं एनर्जी कितनी रखता हूं सर, इसकी एनर्जी में रखता हूं 120 जूल के बराबर। ठीक है, पूरा फंडा क्लियर आउट हो चुका है सर, बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंसेस में फर्क पड़ गया है। यहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस काफी कम है। तो पता है क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड में मान ले 100 फोटोन आके स्ट्राइक कर रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं एक सेकेंड में 100 फोटोन आके स्ट्राइक कर रहे थे। तो जब 100 फोटोन्स आके स्ट्राइक करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक सेकेंड में 100 फोटोन आकर के स्ट्राइक करेंगे तो एक सेकंड में 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाला है। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या हो गया, मैंने यहां पे क्या कर दिया सर, मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया ना, तो डिस्टेंस को कम करने से इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है कि जहां पहले एक सेकंड में 100 फोटोन्स जाकर के स्ट्राइक कर रहे थे और 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे थे, वहीं इस वाले केस में एक सेकंड में 500 फोटोन्स जाकर के स्ट्राइक करेंगे और 500 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालेंगे। फिर से सर, इस वाले केस में डिस्टेंस काफी ज्यादा है भाई, इसमें ना लिखवाना कम पड़ेगा, लेकिन आपके समझने के लिए मसला बहुत बड़ा है। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो एक सेकंड में 100 फोटोन जाकर के स्ट्राइक करे और 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ गए। लेकिन इस वाले केस में क्या है, 500 फोटोन जाकर के स्ट्राइक करेंगे और 500 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे बाहर निकालेंगे। तो करंट जो बनता है ना, वो बनता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इंटेंसिटी को बढ़ाने से, देखो डिस्टेंस कम कर दिया मैंने, यहां डिस्टेंस ज्यादा थी, यहां पे डिस्टेंस कम थी, तो जैसे मैंने डिस्टेंस को कम करा ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन जाकर के स्ट्राइक करें और ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके ले आए। तो भैया अगले ये दूसरे वाले केस में जो करंट है, जो फोटो करंट है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो पूरी कहानी का सार है कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या है, डिस्टेंस को चेंज करने से पूरा मसला चेंज हुआ है। डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया तो इंटेंस बीम हो गई, ज्यादा इंटेंसिटी हो गई। तो ज्यादा, एक सेकंड का ही मसला है, एक सेकंड में यहां पे 100 फोटॉन्स गए थे, यहां पे 500 फोटॉन्स गए, तो यहां पे 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक फोटॉन जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकता है। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार आप यहां पे ऐसा मत इमेजिन करो कि पूरा वेव निकल रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो कि लाइट एनर्जी जो निकल रही है ना, वो निकल रही है स्मॉल पैकेट्स में। तो हर एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहा जाएगा, और एक फोटोन जाकर के अगर स्ट्राइक करेगा, सुटेबल सोर्स ऑफ रेडिएशन था, तो फोटोन की एनर्जी भी सुटेबल होगी। इसका मतलब क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा तो है, वर्क फंक्शन 100 है, इसकी एनर्जी 120 है, तो एक फोटोन जाकर के एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां पे रेडिएशन तो गए, यहां पे रेडिएशन जाएगा। ठीक है, तो मान लें यहाँ पे 100 फोटॉन्स गए, और इस वाले केस में कितने सर, इस वाले केस में अपने पास में 500 फोटॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना बाहर सर, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना सर, वो 1 2 मतलब 100 फोटॉन्स निकलेंगे, और इस वाले केस में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इस वाले केस में 500 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 500 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 500 इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट होते हैं। तो बस यही वाला मसला है, मैं इसको यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ कि विथ a decrease in डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, विथ अ डिक्रीज इन डिस्टेंस, अब क्या होता है, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी रीचिंग पर सेकेंड। ठीक है, तो मोर फोटॉन्स विथ अ डिक्रीज इन द डिस्टेंस, मोर फोटॉन्स विल रीच द मेटल प्लेट, मोर फोटॉन्स विल रीच द मेटल प्लेट। ठीक है, ज्यादा फोटोन रीच आउट करेंगे मेटल प्लेट पे और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालेंगे। ठीक है, मोर फोटॉन्स विल रीच मेटल प्लेट रिजल्टिंग इनटू an increased number of photoelectrons, ठीक है। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, और जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे तो फिर यहां पे क्या होता है, करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो therefore increase in photo current is obtained। ठीक है, therefore the increase in photo current is obtained।
इंक्रीज इन फोटो करंट इज ऑब्टेन्ड विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। डिस्टेंस को कम करने से इंटेंसिटी बढ़ती है विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। तो आपने अभी एक चीज नोट करी है कि भाई इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंस बीम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो मतलब तो फोटो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आप जरा एक बात पे नोट डाउन करें इसको अच्छे से कि यहाँ पर 120 जूल का रेडिएशन गया, इसका वर्क फंक्शन 100 जूल था, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 20 जूल है। यहाँ पर भी सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है ना वो 20 जूल के बराबर ही है, ठीक है। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे सर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये वाली बात समझ में आ गई है सर? उम्दा तरह से ये वाली बात जो है ना वो क्लियर आउट हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल देंगे, यहां पे इंटेंसिटी इज लो, यहां पे इंटेंसिटी इज लो, यहां पे इंटेंसिटी जो है ना वो कम है, यहां पर इंटेंसिटी जो है ना वो हाई है। यहां पर इंटेंसिटी जो है ना सर वो हाई है, और ऊपर वाले केस में इंटेंसिटी जो है ना सर वो लो थी, कम थी। तो यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी वी कैन नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इसको भी लिख देता हूं कि बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी, बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी, बाय चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी we cannot change, by changing the intensity we cannot, इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, we cannot change the energy of emitted electrons, we cannot change the energy of emitted electrons। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन सर? जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन सर एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी को अपन चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इंटेंसिटी का पूरा वेरिएशन मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ गया होगा, मैं चाहता हूं इसको आप तरीके से नोट कर लें, ठीक है। तो ये अपने पास इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनता है यहाँ पे इंटेंसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू फोटो करंट। इसको भी बना लेते हैं अपन जरा अच्छे से एक बार। वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी, वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी, ठीक है। और इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो अपने पास में क्या चेंज होगा सर? फोटो करंट, ठीक है। इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या चेंज होगा सर? फोटो करंट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो ग्राफ इज गोइंग टू बी अ बेसिकली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जल्दी से आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर हो चुका है, ये अपन लोग बना चुके थे। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो अगर आपने इंटेंसिटी को चेंज करा तो जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं आप लोग को बाकायदा यहाँ पे दिखा चुका हूँ। दिस इज द ग्राफ जहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टर प्लेट का वेरिएशन देखो, कलेक्टर प्लेट मतलब ये वाला प्लेट था, दिखा दूं एक बार, ये था अपने पास में कलेक्टर प्लेट, ठीक है। अब जरा गौर करेगा होता क्या है ना, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया एट अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब इस वाले प्लेट का जो पोटेंशियल है ना वो मैं चेंज करना शुरू कर दूंगा। कैसे चेंज करना शुरू कर दूंगा? यहां पे रखा है तो इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, उस तरफ मूव कर दूंगा, इट बिकम स्लाइटली नेगेटिव। तो मैं इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है ना वो बाकायदा चेंज कर सकता हूं। मैं इस वाले प्लेट को रिलेटिवली पॉजिटिव भी बना सकता हूं और मैं कलेक्टर प्लेट को रिलेटिवली नेगेटिव भी बना सकता हूं। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अब आपका ध्यान इस बात के ऊपर चलना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो पहले अपन जरा एक बार देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। यहां पर अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहां पर अपन बात करने वाले हैं इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ता है, और उसमें भी बेसिकली क्या है, ये जो अपने पास कलेक्टर प्लेट है ना, अपन रेफरेंस में इसकी बात करने वाले हैं। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पहले अपन करेंगे पॉजिटिव, फिर अपन करेंगे नेगेटिव, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, अब आप एक हेडिंग डालें इसके अंदर, ठीक है। ये अपना इंटेंसिटी वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है। इंटेंसिटी वाला मसला मतलब ये चीज पूरी क्लियर हो चुकी है आप लोग के दिमाग में, ठीक है। इसको मैं जरा क्लियर करता हूं। अब ना आप लोग को मैं लेकर के आता हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज के ऊपर, ठीक है। एक काम करो,
ये तो था ही, एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो अभी अपने पास में ये वाली चीज थी। अब अपन आते हैं पॉजिटिव, अगर मैं कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर दूं तो क्या होगा। तो इफ कलेक्टर प्लेट, भाई समझना पूरी कहानी, ग्राफ जो बनेगा ना वो इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा। इफ कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंगली मेड पॉजिटिव, इफ द कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंगली मेड पॉजिटिव, अगर मैं कलेक्टर प्लेट को इंक्रीजिंगली पॉजिटिव बनाता गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देंगे, तो अपने पास में कलेक्टर प्लेट जो था ना उसके पास में पोटेंशियल, अगर वैसे देखो अगर मैं इस डायग्राम पे चेक करूंगा ना तो मेरे पास अभी मैंने इसको पॉजिटिव पे ही रख के रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हैं ना क्या क्या होता है। जैसे मान लो 1 सेकंड में यहां से निकल रहे 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उम्दा तरह से ध्यान देना एग्जाम्पल के ऊपर। देखो दिस इज बेसिकली अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एमिटर प्लेट के पास चार्ज कैसा नेगेटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा फोकस तो किस पे होना चाहिए सर, कलेक्टर प्लेट के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब कलेक्टर प्लेट का जो चार्ज है ना उसको अपन ने अभी कर दिया, चलो अभी के लिए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो होता क्या है, मान लेते हैं यहां से 1 सेकंड में निकल रहे हैं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड में यहां से कितने निकल रहे हैं सर, 1 सेकंड में निकल रहे हैं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं कलेक्टर प्लेट की वैल्यू को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर प्लेट जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, बोलो हाँ कि ना। अब अगर मैंने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया तो कलेक्टर प्लेट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो जब मान ले 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो भाई 100% तो एफिशिएंसी इसकी होती नहीं है। मतलब अगर 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो पूरे 100 के 100 थोड़ी पहुंच जाएंगे वहां पे। मान लो कि जब 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले ना यहां से तो वहां तक 60 ही पहुंचे, बाकी यहां से डिफ्लेक्ट हो गए 40-50, ठीक है। तो जब 100 निकले तो उसमें से मान लो पहले सिर्फ 60 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पा रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग करंट वहां पे डेवलप हो रहा था। अब जब मैंने कलेक्टर प्लेट को थोड़ा सा ये वाला जो था ना ये टिप, इसको मैंने साइड किया, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली पॉजिटिव। तो जब मैं कलेक्टर प्लेट को और पॉजिटिव करना शुरू कर दूंगा ना तो बेसिकली क्या होगा, जहां 1 सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे थे, निकले तो थे 100 इलेक्ट्रॉन्स, बात पे ध्यान दो, भटको मत, निकले तो थे यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो ये कलेक्टर प्लेट था ना वो 1 सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंच पा रहे थे। अब जब मैंने कलेक्टर प्लेट को और पॉजिटिव करना शुरू कर दिया तो जो 40 इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, धीरे धीरे वो भी इसकी तरफ में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, पहले निकले 100 पहुंचे 60, अब मैंने इसको हल्का सा पॉजिटिव करा तो अब 70 पहुंचने लगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि करंट बढ़ गया। अब मैंने इसको ना हल्का सा और पॉजिटिव करा तो क्या हो गया, अब 70 नहीं 100 में से 80 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, 20 फिर भी यहां वहां डिफ्लेक्टेड थे। मैंने भाई इसको और पॉजिटिव करा, अब तो 90 के 90 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे, ठीक है। तब भी 10 यहां वहां डिफ्लेक्टेड है। मैं तो बोलता हूं भाई इसमें अगर और गुंजाइश है, तुमने बोला सर बिल्कुल गुंजाइश है, मैं बोलता हूं इसको और पॉजिटिव करो। अब जब 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके थे, अब तुमने इसको और पॉजिटिव कर दिया तो अब पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। क्या बोला मैंने, पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच गए। भाई मैक्सिमम करंट, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच गए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, भाई तुम्हारे पास गुंजाइश है इसको और प्लस करने की, तुमने बोला सर बिल्कुल गुंजाइश है। मैंने बोला भाई इसको और पॉजिटिव करो। अब जब तुम इसको और पॉजिटिव करोगे ना, अब क्या होगा, निकले थे यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच ही गए। निकले थे यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स, पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच ही गए। अब अगर तुम इसको और पॉजिटिव कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर पहुंच ही गए हैं। अब अगर तुम इसको और पॉजिटिव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फोटो करंट पे, तो करंट हो जाएगा सैचुरेट, बिकॉज लिमिट लग गई ना भाई, 100 के 100 निकल गए। अब ये जो एमिटर प्लेट है वो खुद उखड़ के थोड़ी यहां पे चिपक जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो एक लेवल तक पॉजिटिव कर दो, अगर आप उसके बियॉन्ड भी एक लेवल तक पॉजिटिव कर दो, अगर आप उसके बियॉन्ड भी इसको करोगे ना पॉजिटिवली चार्ज, तो करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है। आ गई ये वाली बात समझ में, बिल्कुल आ गई सर। करंट की वैल्यू अब कैसी हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है, और उस करंट को अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उस करंट को सर, उस करंट को अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे अपन लिखते हैं अगले वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो ये वाला फंडा, हाँ, इफ द कलेक्टर प्लेट इज मेड इंक्रीजिंगली पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि व्हेन the positive potential of collector plate is increased, ठीक है, when the positive potential of collector plate is increased, when the positive potential of collector plate is increased,
then when the positive potential of collector plate is increased, then more number of emitted photoelectrons, then more number of emitted photoelectrons, then more number of emitted photoelectrons reaches the collector plate. ठीक है, then more number of emitted photoelectrons reaches the collector plate, then more number of emitted photoelectrons reaches the collector plate, resulting into an increase in the photocurrent. ठीक है, resulting into an increase in the photocurrent, resulting into an increase in the photocurrent, resulting into an increase in the photocurrent, resulting into an increase in the photocurrent. बट उसके बाद क्या होता है भाई, एक सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल आता है कलेक्टर प्लेट का, जिसमें सारे के सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को गैदर यहाँ पे कर लिया गया है. अब अगर आप इसको इसके बियॉन्ड पॉजिटिव कर दोगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है नहीं. अब अगर आप इसको इसके बियॉन्ड पॉजिटिव कर दोगे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है जो कि रीच आउट करें मेटल प्लेट पे, उससे ज्यादा सारे 100 के 100 पहुंच गए. तो अब करंट मैक्सिमाइज हो गया है. अब आप इसको और भी पॉजिटिव करोगे तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैक्सिमम टॉप वैल्यू पे ही करंट चलेगा, उसको बोलेंगे अपन सैचुरेशन करंट. ठीक है, तो उसमें अपन क्या लिखेंगे कि इफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, if the positive potential of the collector plate is increased beyond a certain limit, ठीक है, is increased beyond this limit, if the positive potential is increased beyond this limit, then there will be no effect, then there will be no effect on the photocurrent, then there will be no effect on the photocurrent. अब फोटो करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, then there will be no effect on the photocurrent and the current saturates. ठीक है, and this current is called as, and this current is the saturation current. ठीक है, and this current is the saturation current. ये वाली कहानी जरा दिमाग में ध्यान रखना अच्छे से. ठीक है, and this current is the saturation current, एंड दिस करंट इज द सैचुरेशन करंट. तो जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करते हो ना, जब आप कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करते हो ना, तो वहां पर मसला आता है अबाउट सैचुरेशन करंट. ठीक है, जब आप यहां पे बात करते हो पॉजिटिव पोटेंशियल की, तो यहां पर जो मसला आता है इसे कहा जाता है सर सैचुरेशन करंट. बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक का फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है. ठीक है, ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. तो एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं. चलें फिर आगे बढ़ जाएं. यस सर, पूरा आगे बढ़ जाते हैं. तो अब यहाँ पे ना ग्राफ में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी. देखिए I1 I2 I3 क्या है, अपने पास में इंटेंसिटीज़ है. ठीक है, I1 कम इंटेंसिटी, I2 ज़्यादा इंटेंसिटी और I3 सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है. तो सर इंटेंसिटी को अपन कैसे चेंज करते हैं? कुछ नहीं करना है. जैसे मान लीजिए अपने पास ये मेटल प्लेट है, हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को. मान लीजिए मेरे पास ये मेटल प्लेट है और मेरे पास ये कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन है. जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना तो इंटेंसिटी कम होती है. तो लेट मी कॉल दिस इंटेंसिटी एज I1. ठीक है, अब जब मैंने डिस्टेंस कम कर दिया तो अब क्या हो रहा है सर, ज़्यादा फोटोन जा करके स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो फिर करंट भी ज़्यादा हो जाएगा. और डिस्टेंस मैंने और कम कर दिया तो इंटेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी. नाउ दिस इंटेंसिटी विल बी बेसिकली कॉल्ड एज I3 के बराबर. ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है. तो इंटेंसिटी का जो ऑर्डर था ना I1 I2 I3, ये कैसा ऑर्डर था सर? ये ऐसा ऑर्डर था कि जब डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी. इट इज एज सिंपल एज दैट. और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ना चाहिए. सबसे ज्यादा इंटेंसिटी थर्ड वाले केस में थी. देखो ये फर्स्ट वाला केस डिस्टेंस ज्यादा इंटेंसिटी कम, सेकेंड वाला केस डिस्टेंस कम इंटेंसिटी ज्यादा, थर्ड वाला केस डिस्टेंस और कम इंटेंसिटी और ज्यादा. इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, इसलिए I3 वाले का ग्राफ सबसे ऊपर बन रहा है. फोटो करंट के हिसाब से I3 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट हमको अचीव हो रहा है इस वाले सिचुएशन में. ठीक है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग फोटो करंट हमें सबसे कम अचीव हो रहा है I1 के सिचुएशन में, मतलब जब दूर रखा था अपने पास में सोर्स ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो ये ग्राफ का जो ये राइट वाला हिस्सा है ना वो तो काफी हद तक क्लियर है. लेकिन सर ये लेफ्ट में यहाँ पे एक माइनस V0 दिख रहा है. अब इसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. सर क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? इसको समझने के लिए तो हमें करना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव वेरिएशन. ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर? कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव वेरिएशन. तो अभी जो आप लोगों ने चीज देखी थी ना
इसमें हमने अभी कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिवली वेरी करवाया था और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव करते गए थे, तो ज्यादा पॉजिटिव करवाने से करंट की वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई थी। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो रहा है? तो इफ द कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंगली मेड पॉजिटिव तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले सिनेरियो के ऊपर। तो यहाँ पे आता है क्या सर? सैचुरेशन करंट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि करंट जो है ना वो सैचुरेट हो चुका है। मैंने कहा था कि कलेक्टर प्लेट को आप एक हद तक पॉजिटिव करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। अब अगर आप उसके बियॉन्ड जा करके कलेक्टर प्लेट को और पॉजिटिव करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। यहाँ पे लिमिट हो चुकी है पूरा का पूरा, ठीक है, लिमिट पार हो चुकी है। 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, 100 ही निकाले थे, 100 के 100 आपने रिसीव कर लिया। अब कितना लालच है? आई मेरी बात समझ में भाई? 100 इलेक्ट्रॉन्स ही निकले थे भाई, पहले अपन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 60 को ही रीच करवा पा रहे थे कलेक्टर प्लेट पे। अब तो भाई आपने कलेक्टर प्लेट को इतना पॉजिटिव कर दिया कि 100 के 100 खिंच गए वहां पे। ठीक है, अब जो करंट है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा करंट नहीं दे पाएगा भाई ये। तुम कलेक्टर प्लेट से और अट्रैक्शन भी दिखाओगे तो भी क्या हो जाएगा? एमिटर प्लेट उखड़ के खुद थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही मसला होता है। अब ये वाला फंडा क्लियर। अब ये मैंने क्या बोला? माइनस का वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको समझने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा ना, कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव वेरिएशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कलेक्टर प्लेट को नाउ वी विल मेक और नेगेटिव एंड और नेगेटिव। तो क्या होगा सर? उस पर अपन शुरुआत करते हैं। तो डाल दीजिए इसकी अगली हेडिंग, इफ द कलेक्टर प्लेट इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, इफ, ये हेडिंग है, इफ द कलेक्टर प्लेट इज मेड मोर नेगेटिव। ठीक है भाई, एक बात मेरी आप समझते हुए चलेगा, जब हमने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव किया था तो वहां पे सैचुरेशन करंट का जिक्र हुआ था, और जब नेगेटिव करेंगे ना, जब नेगेटिव कर ही चुके हैं अब तो इसमें होगा सर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन। ठीक है, अब इसकी पूरी कहानी समझो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसका जो ये पॉइंटर था ना, इसको मैं धीरे धीरे कहाँ लेके जाऊंगा सर? इसका जो पॉइंटर था ना, अब मैं इसको धीरे धीरे शिफ्ट करवाऊंगा थोड़ा सा नेगेटिव वाले सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ ले जाऊंगा, उसके बाद फिर इसको यहाँ ले जाऊंगा, फिर उसके बाद इसको फिर यहाँ ले जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब पहले यहाँ पे रखा, फिर उसको यहाँ ले गया, फिर उसको यहाँ ले गया। तो आई एम मेकिंग इट मोर एंड मोर नेगेटिव। आई एम मेकिंग द कलेक्टर प्लेट मोर एंड मोर नेगेटिव। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ रही है। कलेक्टर प्लेट को अपन और ज्यादा नेगेटिव करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। तो जब कलेक्टर प्लेट को अपन ने नेगेटिव करा है, ठीक है, तो क्या होगा तुमको पता है? देखो यहां से मान लो एक अपन बेस लाइन सेट करते हैं, जो हमने प्लस के वेरिएशन के लिए भी सेट करी थी। जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया तो मैंने ये कहा था कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले लेकिन पहुंच पा रहे कितने? 60। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले लेकिन पहुंच कितने पा रहे हैं सर? 60 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर मैंने इसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया तो पता है क्या होगा? जब मैं इसको नेगेटिव करना शुरू कर दूंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा भाई। देखो क्या होता है, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया तो माइनस माइनस में रिपल्शन होता है, तो कायदे से इसको पीछे पलट जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा भाई। वहां पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना, उसकी भी एनर्जी थी, उसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन को झेलते हुए भी इलेक्ट्रॉन आराम से वहां पे पहुंच जाते हैं डिस्पाइट रिपल्शन हो रहा है। मैं समझ रहा हूं इस बात को। कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिव हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगा, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी ज्यादा अच्छी खासी होगी वो तो पहुंच ही जाएगा। डिस्पाइट रिपल्शन झेल रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन झेल रहा है, इसके बावजूद वो पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या थी सर? काइनेटिक एनर्जी। ये हुई ना बात? बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, यहां तक का फंडा क्लियर। ठीक है, अब जरा गौर करें क्या होता है। नाउ एक सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब मैंने इस कलेक्टर प्लेट को हल्का सा नेगेटिव करा। जब मैंने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करा ना, तो अब 60 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे, अब मान ले 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं भाई काम करो, उसको और नेगेटिव करो। तुमने इसको और नेगेटिव करा तो अब 50 नहीं 30 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं उसको और नेगेटिव करो तो अब 30 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं भाई इसको और नेगेटिव करो, मेरे पास बहुत गुंजाइश है, तो अब क्या 5 नहीं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है। भाई अब मेरी बात सुनना, इतना नेगेटिव कर दिया है मैंने इस कलेक्टर प्लेट को कि सामने से निकले थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सबके पास वो एनर्जी नहीं थी, तो सबके सब क्या रिपल हो गए। अब सिर्फ इतना इतना नेगेटिव कर चुका हूं मैं इसको
कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच पा रहा है। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में पहुंच पा रहा है ना कलेक्टर प्लेट के पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास में होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगी सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज उस मैग्नीट्यूड का रिपल्शन झेलने के बावजूद अगर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जवाब नहीं कुछ। बोलो हाँ कि ना? पूरा फंडा क्लियर है सर? पूरा फंडा क्लियर है। लेकिन तुम्हारे पास सोर्स बहुत तगड़ा था, तुम्हारे पास अभी भी गुंजाइश बची है कि तुम इस कलेक्टर प्लेट को और भी नेगेटिव कर सकते हो। यार अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, क्या शिद्दत लगाई होगी उसने, क्या जान लगाई होगी उसने, ठीक है, ताकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो वहां तक पहुंचा है। बाकी सबके सब रिपेल हो गए, बाकी सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल हो गए। लेकिन जरा सोचो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्शन झेल करके यहां तक पहुंच गए, ठीक है, इतना रिपल्शन झेल लिया है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए वहां पे। भाई वो रिपल्शन खा के चले गए पीछे, लेकिन रेस खत्म किसने करी? सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन ने खत्म करी। तो उसके पास एनर्जी माननी पड़ेगी भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत शानदार होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कलेक्टर प्लेट को और नेगेटिव कर दिया तो अब तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका था ना, अब तो उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा। और अब क्या हुआ? कलेक्टर प्लेट को इतना नेगेटिव कर दिया गया है कि इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, इवन द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच द कलेक्टर प्लेट। अब जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही छोड़ दो, कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो कलेक्टर प्लेट को अगर आप बहुत नेगेटिव करते हो ना तो उससे क्या होता है कि आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो जब कलेक्टर प्लेट को और नेगेटिव करोगे तो उससे बेसिकली क्या होता है कि करंट की वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो उसको अपन लिख देते हैं कि बाय मेकिंग the collector plate negative, by making the collector plate negative, a stage comes, एक स्टेज ऐसा आ जाता है, स्टेज comes when even the fastest moving electron cannot reach, when even the फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अब जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इवन द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच, even the fastest moving electron cannot reach the metal plate, even the fastest moving electron cannot reach the collector plate, and hence current becomes zero, and hence photo current becomes zero, and hence ये जो photo current है ना this becomes zero, and hence photo current becomes zero। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। एंड हेंस द फोटो करंट बिकम्स जीरो। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल था ना कलेक्टर प्लेट का, इसको अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कौन सा प्लेट है सर? कलेक्टर प्लेट। दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, this negative potential of collector plate is called stopping potential, ठीक है। तो ये stopping potential का बेसिकली काम क्या होता है? फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक देना ताकि करंट ही स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव वैल्यू, दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था ना, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर? वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। पोटेंशियल कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इक्वल टू क्या होता है सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, ठीक है, के मैक्स। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। तो यहीं से मैं एक डेफिनेशन भी लिख दूं क्या? स्टॉपिंग लिख देता हूं, ठीक है। तुम पहले एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो पूरा डेफिनेशन भी इसकी लिख ही देता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। अब जरा अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल
minimum negative potential. Stopping potential is defined as the minimum negative potential of collector plate. Minimum negative potential of collector plate which stops even the fastest moving electron. ठीक है, which stops even the fastest moving electrons. ठीक है, which stops even the fastest moving electron. ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. 3 2 1 रेडी गो. सुपर डन, सुपर क्लियर हो चुका है सर. ठीक है, चलिए. ओके सर, डन. इसका आप लोग ले चुके थे पूरा स्क्रीनशॉट. अभी जो ग्राफ ऐसा बना ना, वो ग्राफ बना कैसे. ठीक है, तो अभी ये जो अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है ना जो पहुंच रही है वो कम हो जाएगी. जो मैंने पूरी थ्योरी आपको बताई थी, वही पूरी थ्योरी यहाँ पे आप लोग के सामने लिख के रखी हुई है. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, और इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना इसलिए बनता है. ठीक है, चलिए सर, अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ. ठीक है, वो ग्राफ कौन सा होगा सर, पहले अपन चेक कर लेते हैं. वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी. सुनना मेरी बात को अच्छे से. अगर मैं इंटेंसिटी को वेरी करूंगा तो इंटेंसिटी को वेरी करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इंटेंसिटी को वेरी करवाने से क्या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी? नहीं सर, इंटेंसिटी को वेरी करवाने से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. और जब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. स्टॉपिंग पोटेंशियल का बेसिकली काम क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देना. अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं भले, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया भी था इस वाले केस में, देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दिया ना, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से बस फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, उन सबकी एनर्जी कितनी है सर, कैलकुलेट कर लो ना. सबकी एनर्जी 20 जूल ही है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, के मैक्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, इट इज नथिंग बट जस्ट 20 जूल्स के बराबर. क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है. तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ फोटो करंट बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो यहां पे जब उसका पूरा ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे ना भाई, तो जरा देखना, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो इंटेंसिटी का ऑर्डर मैं ऐसा कर रहा हूं कि थर्ड वाले केस में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, सेकंड वाले केस में इंटरमीडिएट है, और सबसे कम इंटेंसिटी जो है ना फर्स्ट वाले केस में I1. ठीक है, नाउ जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द ग्राफ. तो सर इसमें क्या होता है, ये ग्राफ बनेगा जब इंटेंसिटी I3 के बराबर है, ये ग्राफ जब इंटेंसिटी I2 के बराबर है, और ये ग्राफ जब इंटेंसिटी कितनी है सर, I1 के बराबर है. ठीक है, ओके सर, डन. ये जब इंटेंसिटी I1 है, ये जब इंटेंसिटी I2 है, और ये जब इंटेंसिटी बढ़ करके I3 हो चुकी है. ठीक है, अब सबका क्या है ना सर, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना वो सेम ही होगा. सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर वो सेम ही होगा. क्यों सर सेम क्यों होगा सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि भाई आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो उससे एनर्जी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा. एनर्जी तो उतनी है, तो एनर्जी उतनी है तो फिर रोकने के लिए उतना ही नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज टू बी नेगेटिव ना. ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करने पर ये वाला मसला होता है. तो ये अपने पास जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है, ये जो मैंने लिख करके रखा है ना, दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी. ये जो है दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है, अब एक बार जरा चाहो तो चेक कर लो, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट. ठीक है, अब अपने पास क्या होता है, सबसे कम इंटेंसिटी किसकी है, सबसे कम इंटेंसिटी है I1. ठीक है, तो टॉर्च पहले यहां पे रखा था, उसके बाद टॉर्च को अपन पास लेके आ गए, उसके बाद टॉर्च को अपन और पास लेके आ गए. ठीक है, तो जब आप टॉर्च को पास लेके आओगे ना तो इंटेंसिटी क्या है, बढ़ जाती है. यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, I3 कम इंटेंसिटी है, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी, एक सेकेंड, कम इंटेंसिटी है, उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ पे इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, क्या आप लोग को ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया सर, बकायदा पूरा फंडा समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. निपटा दें इसको, बिल्कुल निपटाते हैं सर. दिस वॉज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, दिस वॉज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी. अब अपन करते हैं वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी.
अब अपन कहते हैं सर वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज सुन लो, जब तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे ना तो इंटेंसिटी को चेंज मत करना, मतलब डिस्टेंसेस को चेंज मत करना, ठीक है। जैसे जब मैंने इंटेंसिटी को वेरी करवाया था तो क्या मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा? नहीं सर, मैंने सोर्स ही चेंज नहीं करा है। सोर्स जब मैं चेंज नहीं करूंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी हो जाएगी, सोर्स वही का वही था तो बस मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो बस मैंने इंटेंसिटी को चेंज करा है। अब क्या करना है, अब इंटेंसिटी को सेम रखो, सोर्स को चेंज करो, सोर्स चेंज करोगे तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले तो अपन जरा इसको ऐसे, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, इसमें अपन क्या करने वाले हैं ना, अलग अलग सोर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अलग अलग सोर्स लेके आएंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी सर, अलग अलग सोर्स लेके आएंगे तभी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है ना अपने को, देखो पहले अपन एक ये वाला सोर्स लेकर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सोर्स अपन चेंज करते हैं भाई, ये सोर्स अपन ने चेंज किया। अब अपन एक काम करते हैं, अपन सोर्स को और चेंज करते हैं भाई, ठीक है। अब देख क्या होता है, सबका वर्क फंक्शन कितना होगा सर, सबका वर्क फंक्शन होगा, मेटल प्लेट तो वही है ना 100 जूल का वर्क फंक्शन, मेटल प्लेट को मैं चेंज थोड़ी कर दिया हूँ, मेटल प्लेट तो वही है 100 जूल का वर्क फंक्शन वाला, यहाँ पर भी मेटल प्लेट वही है 100 जूल का वर्क फंक्शन वाला। बट क्या है कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, मतलब मैंने देखो इंटेंसिटी फिर भी सेम है भैया, तीनों केसेस में इंटेंसिटी मैंने सेम रखी है। मतलब क्या है, इंटेंसिटी मतलब डिस्टेंस का मसला है ना भाई, इंटेंसिटी मतलब किसका मसला है सर, डिस्टेंस का मसला है, डिस्टेंस सब में सेम है, इंटेंसिटी सब में सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर भी एक सेकंड में 100 फोटोन जाएंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पर भी एक सेकंड में 100 फोटोन जाएंगे 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर भी एक सेकंड में 100 फोटोन जाएंगे और 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो करंट की वैल्यू फिर सेम रहने वाली है, ठीक है, करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही जब चेंज नहीं हुए तो फोटो करंट की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ही, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए तो करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब जरा चेक करना इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी अपन न्यू 1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू 2, इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू 3 मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि इसमें जो इसकी एनर्जी थी ना सर वो 120 जूल के बराबर थी, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई 140 जूल हो गई और यहाँ पे 160 जूल हो गई। तो बेसिकली क्या होगा सर, जब यहाँ पे निकलेंगे ना भाई, इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, जब यहाँ पे निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स तो उनकी जो एनर्जी होगी ना वो कितनी होगी सर, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी एनर्जी होगी 20 जूल के बराबर। समझ में आई मेरी बात, कैसे सर, 120 जूल गई, 100 यहाँ पे खर्च हो गया तो 20 से निकल गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे मजा आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सर, 100 जूल इसका वर्क फंक्शन था, आया एनर्जी कितने का 140 जूल का आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 40 जूल वाला। और यहाँ पे क्या होगा, वर्क फंक्शन वही है, सेम मेटल प्लेट है, 100 जूल का वर्क फंक्शन है, तो यहाँ से निकलेगा अपने पास रेडिएशन और इसकी एनर्जी होगी 160 जूल, तो 160 जूल में से 100 जूल यहाँ पे खर्च होगा वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, 60 जूल के बराबर, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं ना, उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो गई है तो यहाँ पे उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को और नेगेटिव करना पड़ेगा। मतलब जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए होगा ना वो होगा -V0 1 के बराबर, उससे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इसकी मान ले 20 जूल के बराबर है, यहाँ पे एनर्जी इसकी मान ले 40 जूल के बराबर है, यहाँ पे एनर्जी इसकी मान ले 60 जूल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर सटीक बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसमें यहाँ पे आते हैं भाई, देखो ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल
ये फर्स्ट वाले के लिए है, सेकंड वाले के लिए और नेगेटिव हो गया, थर्ड वाले के लिए और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। ये एग्जांपल के साथ ये ग्राफ जो मैंने समझाया आपको, क्या आप लोगों को समझ में आया? भाई लग रहा है कि वीडियो सही चल रहा है, मजा आ गया, तो फिर बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में एकदम फायर इमोजीज भेजते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताया, पूरा ग्राफ समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब ये था अपने पास में, और उसके बाद फिर हाँ जी, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इसकी रिक्वायर्ड थ्योरी थी जो कि मैं पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन पहले से ही कर चुका हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। और के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर? ईवी नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी मैं आप लोग को लिख करके दिखा चुका था। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल करेस्पॉन्डिंग जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर? 0 के बराबर, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। ये वाला ग्राफ पूरा क्लियर है? यस सर, ग्राफ पूरा बाकायदा क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।